हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि डीयू की जो है वो सीरीज चल रही है सॉल्यूशन की। तो इस सीरीज में ये जो वीडियो आ रही है डीयू एमएससी फिजिक्स की है, जो कि ईयर 2017 का और ये पार्ट 1 है। इसमें मैं प्रॉब्लम 25 डिस्कस करूंगा, प्रॉब्लम 1 टू प्रॉब्लम 25। जो भी चैनल पर नए हैं एक बार प्ले लिस्ट को विजिट कर लें, वहां पे आपको डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है वो टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, सर्च करें @ नितेश फिजिक्स, वहां पे ज्वाइन कर लें और वो टेस्ट दे सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन psi1 एंड psi2 करस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द पार्टिकल इन पोटेंशियल। द ऑपरेटर एक्ट ऑन द वेव फंक्शन एज a psi1 will gives psi2 and a psi2 gives psi1. The expectation value of operator a for the state a, ये स्टेट ए दिया हुआ है। तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले निकाल लो साई ए साई को। तो ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा आपका 3/5, ये हो जाएगा आपका psi1 प्लस 4/5, ये हो जाएगा psi2। ये ब्रैकेट नोटेशन में आपको चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे दे दीजिए ये जो ऑपरेटर है आपका, और ये आ जाएगा 3/5 psi1 प्लस 4/5 psi2, कुछ इस तरह का आ जाएगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 9/25 psi1 a psi2 प्लस 12/25, ये आपका आ जाएगा psi1 a psi2 प्लस psi2 a psi1, और ये आ जाएगा आपका 16/25 psi2 psi1, राइट। तो आपको पता है कि जब तक नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा psi1 psi2 तो 1 वैल्यू तो देगा नहीं। हमें क्या गिवन है ये ध्यान दीजिए, a psi1 विल बी इक्वल टू psi2 एंड a psi2 विल बी इक्वल टू psi1। तो ये कितना दे देगा ये ध्यान रखिएगा, ये दे देगा 9/25, ये हो जाएगा psi1 psi2 प्लस 12/25, ये दे देगा आपका psi1, ये psi1 हो जाएगा, ये हो जाएगा psi2 और ये भी क्या हो जाएगा psi2। ये बंद कर लीजिए, प्लस 16/25, ये हो जाएगा psi2 और psi1। ये ऑर्थोगोनल बना लेंगे तो ये 0 दे देगा, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये भी ऑर्थोगोनल बना देंगे, ये भी 0 दे देगा, ये देगा 1, ये दे देगा 1, तो ये 1 1 2, तो ये हो जाएगा 24/25, जो अराउंड आएगा 0.96 के। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.96, ऑप्शन डी को आप टिक कर ले, ये क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस b ऑफ बोल्ट। देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है, आपको पता ही है लैम्डा किसके इक्वल होता है, h/p के इक्वल होता है, और p की अगर हम वैल्यू निकाले तो काइनेटिक एनर्जी p² किसके इक्वल हो जाएगी, q × v के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √2m qb, तो यहाँ से रख दीजिए तो ये आ जाएगा आपका √2m qb, जो कि ऑप्शन आप ए आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन psi equal to ar² exponential minus r/3a0 3 cos square theta -1, where capital A and A0 are the normalization constant and Bohr radius। A0 क्या आपका Bohr radius है और ये क्या आपका normalization constant है। If one measure of the z component of the orbital angular momentum for this atom, the outcome will be। देखिए LZ को मेजर करना है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो LZ अगर ऑपरेट होता है LZ psi n l m पे, तो क्या देता है आपका, ये देता है आपका m/h psi n l m, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो psi r जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, e⁻m phi के होता है। तो m की तो कोई वैल्यू है नहीं, LZ क्या देगा, psi पे ऑपरेट करके 0 दे देगा। तो यहाँ पे देखिए 0h सिंस psi डज नॉट डिपेंड ऑन phi, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज कंफाइंड विद इन द रीजन ऑफ साइज is less than 10⁻15 meter by an external potential, then the average kinetic energy of the electron must be। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का निकालना है, ये दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितना होती है, p²/2m होती है। इसको लिख सकते हैं आप p को h⁻डेल्टा, तो ये हो जाएगा आपका h²/2m इंटू डेल्टा r²। क्यों, क्योंकि डेल्टा p अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h⁻डेल्टा r होता है। डेल्टा p इंटू डेल्टा x, या डेल्टा x लिख लो यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा x इसको डिनोट कर दीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा x² हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दिए तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स मास आपका दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31, और ये हो जाएगा 10⁻15 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो अराउंड, और इसको चेंज कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो इसका डिवाइड कर दिया, तो ये अराउंड आएगा, आप करके देखना, ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻13 के आसपास यही आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एम्पलीफायर विथ इनिशियल ओपन गेन ऑफ 400 इज यूज्ड एज नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, द फीडबैक फैक्टर इज 0.05 इफ द गेन ऑफ द एम्पलीफायर चार्जेज चेंजेज होना चाहिए, यहाँ पे चार्जेज लिख दिया बाई 10%। ये याद रख के रहिए, जो पेपर है फिजिक्स के साइड से लिया गया है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो वो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं उसके लिए, मैं जैसा पेपर उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन दे रहा हूँ। ड्यू टू द टेम्परेचर देन द क्लोज लूप गेन चार्जेज अप्रॉक्सीमेटली बाई, तो देखिए क्लोज लूप गेन जो होता है किसी भी सिस्टम का, अगर हम देखें एम्पलीफायर का, तो वो किसके दिया जाता है, याद रखे रहिए, ये होता है A/1 + A इंटू बीटा। ओके, यही चीज दी जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, क्लोज लूप गेन निकालना है, तो आप ये निकाल लो डेल्टा ACL/ACL, इसको आप लिख सकते हो डेल्टा A/A/1 + A इंटू बीटा। ये कितने परसेंट है, ये 10% है, ये देखिए दिया हुआ है 10%, और ये हो जाएगा 1 + 400 इंटू 0.05 फीडबैक फैक्टर, यहाँ पे बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसको कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये 0.5% के अराउंड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लें। एक चीज याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन आप छोड़ के मत जाइएगा। तो मैं एक ट्राई करूंगा टेस्ट में जो चल रही है अभी सीरीज, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन भी आप लोगों को दूं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ 8 बिट डिजिट, एन की वैल्यू कितनी दी है 8, एनालॉग कन्वर्टर डीएसी डिजिटल टू एनालॉग है, और वोल्टेज रेंज है 0 to 12.8 वोल्ट। तो देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कन्वर्ट करोगे आप, तो रिजोल्यूशन जो आता है इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में वो दिया जाता है V हाई माइनस V लो अपॉन 2⁻n-1। ये तो डायरेक्ट लिख सकते थे क्योंकि 0 वोल्ट है, यहाँ पे तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अगर चेंज कर देता तो आपको दिक्कत हो जाती। तो ये होता है 12.8 - 0 अपॉन 2⁻8-1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा अराउंड, तो एस की जो वैल्यू आएगी अराउंड आएगी आपकी 0.05 के आसपास। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए को आप टिक कर लो, 0.05 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीक ऑफ द एक्स एक्सिस इज 2 सेंटीमीटर ऑन ए CRO स्क्रीन which the time per division control is set to 1 millisecond per division, then the frequency of the signal। देखिए वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन जो दिया है वो कितना है, आपका यहाँ देखोगे तो 1 मिलीसेकंड। ओके, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, याद रखे रहिएगा, बना देते हैं, कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा आपको। ओके, और जो ये जो डिस्टेंस है आपका ये 2 सेंटीमीटर के आसपास दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो टी हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड सिग्नल का, ये हो जाएगा 2 × 1 ms मिलीसेकंड, ये 2 मिलीसेकंड हो गया। फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए 1/t से, ये हो जाएगा 1/2, डेट मीन्स 1/2 × 10⁻³ तो ये अराउंड हो जाएगा 500 हर्ट्स के। तो 500 हर्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी को आप क्या कर लो, राइट कर लो टिक, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर। देखिए लास्ट वाले 2019 में भी इस तरह कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो बाइनरी टू डेसिमल ये वाले जो सारा कन्वर्जन है आप जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है DU में। तो ये देखिए दिया है A3B16 हेक्साडेसिमल है, तो ये होगा A3B16, यही दिया हुआ है। ए कहाँ से स्टार्ट होता है आपको पता है, 0 से 9 तक 9 होता है, ए होता है 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 11, यही तो होगा। अब आपको कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 1 2 0 1 2, तो ये हो जाएगा 10 × 16⁻² प्लस 3 × 16⁻1 प्लस 11 × 16⁻0। ठीक है, इसको सॉल्व कर ली तो ये राउंड आएगा आपका 2619। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया, सिंप्लीफाई करना इस बुलियन एक्सप्रेशन को, तो क्या दिया हुआ है आपका A बार B बार C बार प्लस A बार B C बार प्लस A B बार C बार प्लस A B C बार। इसको एक साथ लीजिए, इसको एक साथ लीजिए क्योंकि इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, A बार C बार कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा B बार प्लस B, ये 1 दे देगा। यहाँ पे कॉमन ले लो आप A C बार, ये भी क्या हो जाएगा B बार प्लस B, यही होगा, तो ये भी 1 दे देगा, ये 1 बचा क्या आपका, ये बचा A बार C बार प्लस A C बार। आप C बार यहाँ से सॉरी हाँ C बार कॉमन ले लो तो A बार प्लस A आएगा, तो यहाँ पे भी क्या दे देगा 1 देगा। तो ऑप्शन क्या होगा, C बार जो D है वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोनॉट इन ए स्पेसशिप हैज ए मास 75 kg इन रेस्ट फ्रेम ऑफ द स्पेसशिप। द स्पेसशिप लेंथ इन रेस्ट फ्रेम इज
1150 मीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द अर्थ इज 3 to 5 मीटर. द टोटल एनर्जी ऑफ द एस्ट्रोनॉट इन द अर्थ फ्रेम विल बी अप्रोक्सीमेटली. सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगा दो. यहाँ पे देखिए एल नॉट की जो वैल्यू दी है वो 1150 मीटर दी हुई है. एल की वैल्यू आपके पास 3 to 5 मीटर है. आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाओ, एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 3 to 5 विल बी इक्वल टू 1150 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो यहाँ से बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू आप अगर आप वी की जब वैल्यू आप निकालोगे इसको सॉल्व करके देखना आप, तो यहाँ से एक काम करिए आप अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए. तो ये कितना हो जाएगा 3 to 5 अपॉन 1150. डेट मीन क्यों बता रहा हूँ मैं ये 13/46. क्यों इसका निकाला हूँ मैं, सॉल्व नहीं क्यों अभी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें पूछ दिया एनर्जी पूछा है. तो ई की वैल्यू क्या होती है एम सी स्क्वायर होती है. और एम को आप लिख सकते हो एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. क्योंकि हम ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ वाली पुट कर देंगे इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया. ये कितना हो जाएगा आपका एम नॉट सी स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 13/46. ओके, इसको ऊपर भेज दीजिए क्या हो जाएगा 46 अपॉन 13 एम नॉट सी स्क्वायर. यही तो होगा. अब एम नॉट सी स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 46/13 इंटू यहाँ वैल्यू दी हुई है आपको m की वैल्यू 75 kg और ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻16. इसको सॉल्व कर लीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका, ये आएगा, ये देख लीजिएगा, ये आएगा आपका 2.4 इंटू 10⁻19 जूल के आसपास. जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे वो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा. तो इसको टिक कर लें आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए थिक स्टील रॉड रोटेट विथ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट वन ऑफ इट्स इन पॉइंट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन. If at time t equal to 0 an ant having mass m starts moving outward from the point of rotation with a constant speed, then the system after time t is greater than 0 will be. अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है. अगर हम ध्यान दें तो ये थिक स्टील रॉड है. ओके, तो स्टील का कुछ रॉड इस तरह का होगा. राइट, मान लीजिए लेंथ l है. इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो होती है आपकी इसके करस्पॉन्डिंग ml²/12 और इस इंड के करस्पॉन्डिंग होती है ml²/3. यही होती है. राइट, अब यहाँ से जो एंट है वो चलना स्टार्ट कर रही है. ये जो डिस्टेंस है सपोज कर लो आप कैपिटल एल है ये, तो ये मान लीजिए आप एक्स है. ओके, तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एंट प्लस रॉड सिस्टम का आई एंट प्लस रॉड वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/3 ml² प्लस mx². ओके, अब x जैसे जैसे इंक्रीज करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो इंक्रीज करेगी. देखते रहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अब देखिए कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी. तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता कैसे दी जाती है, वो होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर. आई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आती है L²/2I. तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हुई 1/I के. तो जैसे जैसे I बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी डिक्रीज करेगी. एज I इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज. तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिख रहा है बोथ द एंगुलर वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा. तो इसको टिक कर लें आप. नेक्स्ट देखिए. ए टनल is dug from the surface of the earth through the center and opens at the outer end. A ball is dropped from one end of the tunnel. The acceleration due to gravity on the earth's surface is g and the radius of the earth is r. Assuming that earth has a constant density, the time taken by the ball to reach the center of the earth. ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, हमें पता है कि सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है gm/r². राइट, और डेंसिटी कितनी होती है अर्थ की, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 πr³ होती है. राइट, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा मास का तो हमें अगर निकालनी हो ग्रेविटेशनल फील्ड किसी डिस्टेंस r पे तो वो कैसे आप दोगे, वो दोगे Eg विल बी इक्वल टू 4πgr/3 इंटू रो. ओके, अब फोर्स निकालना होगा तो क्या हो जाएगा फोर्स विल बी इक्वल टू m इंटू Eg. ग्रेविटेशनल फील्ड याद रखिएगा, एनर्जी नहीं है. तो ये हो जाएगा -4π/3 g रो m इंटू r. ओके, यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखो तो ये जो डिस्टेंस है x जो है वो आपका x ही हमें निकालना है. ओके, t इक्वल टू 2π/ω कर देंगे तो ये निकल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है. तो आप यहाँ से एक काम करो, ये इसको लिख दो, ये हो जाएगा -4π/3 g/r². एक्चुअली ये कैपिटल आर स्मॉल आर में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो इसको x लिख लो आप. ठीक है, x लिख लो तो ये हो जाएगा gr²/m इंटू इसकी वैल्यू रख दो m/4π/3 πr³ m इंटू x. ठीक है, तो ये माइनस साइन के साथ ये देख लेना, ये -kx टाइप में बन जाएगा. इसका मतलब ये क्या है
कि ये SHM कर रहा है, SHM कर रहा है, तो यहाँ पे जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी GM/R। ओके, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपकी √K/m होती है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू पुट कर दो, ये G/R आ जाएगी, और T की वैल्यू क्या होती है आपकी 2π/ω होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2π√R/G। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपको दिख रहा है 2π नहीं सॉरी टाइम पूछा है, एक चीज और, एज्यूम दैट द अर्थ हैज ए कांस्टेंट डेंसिटी, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे याद रख रहिएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंचने को, तो सेंटर ऑफ कैसे पहुंचेगा, SHM कर रहा है तो टाइम जो लेगा सेंटर पहुंचने का वो T/4 लेगा। यहाँ पे ये चीज याद रख के रहिएगा, क्योंकि ऑप्शन दिया है तो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो T/4 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा π/2 √R/G, क्योंकि SHM कर रहा है, SHM आपको पता है कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा, दिस वन, ठीक है, तो T/4 लेगा, तो यहाँ पे π/2 √R/G आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम इज गिवन एन इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड ऑफ द प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू दी है √3/6 आफ्टर 1.5 सेकंड, हाउ फार द ब्लॉक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन जो था मैंने आई थिंक ग्रुप में कोई डिस्कस किया था या डिस्कस किया जा चुका है। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपल सी मैकेनिक्स लगानी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका आएगा, जो डिस्कस किया गया था वो 0.9 मीटर के अराउंड आया था। तो आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, कुछ सिचुएशन ऐसा है, डिटेल सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, आप समझ लेना, कुछ ऐसा होगा सिचुएशन। ये कितना डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हो जाएगा आपका, यहाँ पे mg नीचे की तरफ, और यहाँ पे देखो आप, ये आप नॉर्मल लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका mg cos 30 और ये हो जाएगा आपका mg sin 30, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये इस कुछ वेलोसिटी v से यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको एक्सेलरेशन लगाना है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका, ये आएगा आपका -g sin 30 प्लस म्यू cos 30, ठीक है, पुट करके देखिएगा, ये हो जाएगा -g, ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3/6 ये दिया हुआ है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 आती है, ये करके देखिएगा, ये आएगा अराउंड -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और डिस्टेंस कितना होगा, u स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर -2as से, तो वो तो 0 हो जाएगा b के वैल्यू, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2as, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर 2a, ये आएगा आपका 9/2 इंटू 7.5, ये 0.6 मीटर के अराउंड आएगा आपका, ठीक है। टाइम निकाल लीजिए, टाइम कितना आ जाएगा आपका 3/75, ये 0.4 सेकंड आ जाएगा। टोटल टाइम यहाँ पे देखिए कितना है, 1.5 सेकंड पे निकालना है, तो टी की वैल्यू कितनी दी है आपकी 1.5 सेकंड, तो रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा, t माइनस टी कितना होगा आपका 1.5 माइनस 0.4 मतलब 1.1 सेकंड। तो न्यू एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल लीजिएगा, g डैश जो सॉरी a डैश की वैल्यू आपकी आएगी g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ओके, जब ये कब आएगी, जब ब्लॉक जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक, उस केस में ये आएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा तो ये आपका आएगा 2.5 के अराउंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा टी डैश टाइम में, तो डिस्टेंस जो एस डैश होगा वो होगा 1/2 a डैश टी स्क्वायर, मीन्स 1/2 आपका 2.5 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये अराउंड आ जाएगा 1.51 मीटर। ओके, अब इन दोनों को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम डेल्टा एस की बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एस माइनस एस डैश। पहले जो एस जो आप निकाले हो वो 0.6 आ रहा है, ये 1.5 आ रहा है, तो 1.5 माइनस 0.6 अराउंड 0.9 मीटर। तो 0.9 मीटर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, द सन इज अप्रॉक्सीमेटली वाला, ये मैंने 2019 में सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वहां पे ये रिपीटेड क्वेश्चन तो मैं फिर से नहीं करने वाला हूं। तो इसका जो आंसर आया था 1.5 × 10⁻11 आया था, इसको टिक कर लें। ये भी देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां पे 37 क्वेश्चन है 2019 का, तो वहां पे ऑप्शन नहीं मिल रहा था, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। जो पहला वहां पे देखिए जो 20 में दिया था वो कुछ इस तरह का ऑप्शन दे दिया था, √2m/k, तो इसलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट ऑप्शन मिलेगा। तो इसको आप टिक कर लीजिए। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन भी लग रहा है कुछ आ रहे हैं, ये भी देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार 3 क्वेश्चन रिपीटेड मुझे दिख रहे हैं। इसका जो आंसर आया था साइन इनवर्स 3 λ/3d था एक्चुअली, आई थिंक 3 λ/d कुछ ऐसा था, देख लीजिएगा आप, मैच करा लीजिए, कुछ ए टाइप का था 2090 के सोल्यूशन से, तो कुछ इस तरह का आपको मिला होगा वहां पे, तो इसको टिक कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ विच नेचुरल फ्रीक्वेंसी ν1 and ν2 respectively are struck at the same time with equal force. The intensity of the resulting sound beats with a frequency 1 Hz
while the frequency of the sound is 512 हर्ट्ज, hence न्यू1 एंड न्यू2 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको क्या करना है, दो ऑसिलेशन दिया है, तो ये देखिए क्या दिया है, न्यू1 माइनस न्यू2 की जो वैल्यू दी है आपकी वो 1 हर्ट्ज दी है। ओके, अब देखिए हम मान लीजिए सपोज करें कि जो इसका एम्पलीट्यूड होगा दोनों का कंबाइंड वो y1 प्लस y2 होगा। तो अगर हम माने कि जो सुपर इम्पोज कर रही है वेव, तो टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होंगी, एक होगा न्यू1 माइनस न्यू2 से और पार्टिकल ऑसिलेट करेगा किससे, न्यू1 प्लस न्यू2 बाई 2 से। तो न्यू1 प्लस न्यू2 बाई 2 की वैल्यू दी है 512 हर्ट्ज, तो यहाँ से न्यू1 प्लस न्यू2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1025 हर्ट्ज। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि जो न्यू1 की वैल्यू आएगी 512.5 हर्ट्ज और न्यू2 की जो वैल्यू आएगी 511.5 हर्ट्ज। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका डी, वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए, एंट्रोपी इंक्रीजेज, थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, एंट्रोपी एंड थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, एंट्रोपी एंड थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, एंट्रोपी डिक्रीजेज एंड थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, याद रखे रहिए कि जब भी नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन होता है तो जो एंट्रोपी होती है वो भी डिक्रीज करती है और थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो भी डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन होगा। तो इसको टिक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिलिकॉन वेपर ऑफ थिकनेस 200 माइक्रोमीटर इज डोप्ड विद 1023 फास्फोरस एटम पर मीटर क्यूब। If the sample is kept in a field 0.2 Weber per meter cube and the current of 1 milliampere is passed through a sample, the Hall voltage पूछा है, VH की वैल्यू पूछी है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, IB अपॉन NET, D रखिए। तो ये हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी हुई आपकी 1 मिलीएम्पियर 10⁻³ एम्पियर, B की वैल्यू है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, N की जो है वो आपकी 10⁻23 थिकनेस है, यहाँ पे T रखे हैं आप इसको T, और E की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.6 इंटू 10⁻19 और ये जो थिकनेस है 200 माइक्रोमीटर, इसको लिख लीजिए 10⁻6। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप पाएंगे कि जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 62.5 माइक्रो वोल्ट। तो 62.5 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कोनिंग पेनिंग मॉडल द डिसकंटिन्यूटी इन द ई वर्सेस के कर्व अकर इन द आइदर साइड ऑफ द कर्व फॉर ए के वैल्यू इक्वल टू। देखिए ये 2020 का बीएचयू का क्वेश्चन अभी जस्ट आया इसी साल। यहाँ पे एन पाई बाई ये क्या मैंने राइट ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आंसर याद रख रही है, एन पाई बाई ये हो जाएगा। तो बीएचयू का भी जो क्वेश्चन लगा के जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये याद रख रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम हार्ड स्फीयर इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ लैटिस पैरामीटर ए इज। ये देखिए फ्रैक्शन पूछा है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम जो होता है आपका, अगर आप एटम का करोगे तो वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो सिंपल क्यूब में आर की वैल्यू 1a/2 हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई a/2 का क्यूब, मतलब पाई a³/6, यही होगा। अब इसको क्या कीजिए, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका पाई/6। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पे वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी गैप ऑफ इंडियम विच स्टार्ट सुपर कंडक्टिंग एट 3.4 केल्विन। तो एनर्जी बैंड गैप जो दी जाती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होती है, याद रखिएगा 3.5 kBt, 52 होती है एक्चुअली, तो लेकिन इसी से काम चल जाएगा आपका। 3.5 इंटू ये हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻23। टी की वैल्यू केल्विन में अगर नहीं दी होगी तो चेंज करना पड़ता है, ये भी याद रखे रहिएगा आप। ये हो जाएगा आपका 3.4 केल्विन और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद अराउंड आपका आएगा 1.03 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप लिख सकते हो 1.03 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी ऑफ द 4s एंड 4p स्टेट ऑफ पोटेशियम आर दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ जेड इफेक्टिव ऑफ 4s एंड 4p। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए आपको जरूर एनर्जी का आइगन वैल्यू पता होना चाहिए। जो एक्सप्रेशन आता है E, N और L का, ये आता है आपका, याद रखिएगा, -m z² e⁴ अपॉन 8 ε² h² इंटू 1/n²। ठीक है, अब याद रखिए ये दिया है E41 अपॉन E40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका z 4p का होल स्क्वायर अपॉन z 4s का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज करेगा z 4p अपॉन z 4s विल बी इक्वल टू E40 अपॉन E41 और इन दोनों का रेशियो आपको दिया है, रख दीजिए 2.7। माइनस मत रख दीजिएगा अंडर रूट में, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। 4.339 इसको सॉल्व करके देखिएगा तो ये 0.7 के आसपास आएगा, 0.79 के आसपास।
तो ऑप्शन यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, 0.8 के आसपास आ रहा है, तो 8 9 मैं ऑप्शन ए यहाँ पे लगाता हूँ। लेकिन एक बार आप इसको करेक्ट करके देखिएगा तो 0.8 के आसपास ही आएगा। तो आई डोंट नो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है। तो अब एक बार इसको आप देख लीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आएगा वही क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हीलियम एटम द टोटल वेव फंक्शन ऑफ द ऑर्थोस्टेट इज। ये देखिए क्वेश्चन मैंने ग्रुप में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस क्वेश्चन को मेरी किसी स्टूडेंट ने पूछा था। तो देखिए ऑर्थोस्टेट में क्या होता है कि जो दोनों हीलियम में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसका जो वेव फंक्शन होगा ऑर्थोस्टेट में वो पैरेलल इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है। तो ये तो पहले जान लीजिए कि सिमेट्रिक हो जाएगा सबसे पहली बात, ठीक है, क्योंकि अगर एंटी सिमेट्रिक होता तो टोटल वेव फंक्शन क्या होता आपका नेगेटिव के साथ आता, ठीक है। तो ये तो एंटी सिमेट्रिक हो गया, तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो गए। अब सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट होगा कि यहाँ पे देखिए टोटल स्पिन 1 हो जाएगा, तो 2s + 1 से ये कितना देगा, 3 दे देगा। तो ट्रिपलेट होगा विथ स्पिन सिमेट्रिक वेव फंक्शन, तो ऑप्शन डी जो होगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लो। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये देखिए, द बेरिलियम न्यूक्लियस अंडरगो डीके टू लिथियम, विच बीटा डीके प्रोसेस पॉसिबल इन दिस डीके, गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मास डिफेक्ट निकाल के एनर्जी निकाल लेना। तो मास डिफेक्ट कितना हो जाएगा आपको, ये देखिए ये हो जाएगा मास डिफेक्ट ये कितना हो जाएगा आपका 7.016929 AMU माइनस 7.016004, ठीक है। ये आप कर लो और इसको यहीं पे के लिए काम कर दो, बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। तो अब ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, तो ये इंटू 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो ये राउंड जो आएगा आपका वो आएगा 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए जो ये तो आ गया आपका। इसके बाद जो पॉजिट्रॉन इमिशन होगा तो उसके लिए क्या होगी, जो एनर्जी चाहिए होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने के चाहिए होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है वो 0.8 आ रही है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, सिंपल सी बात है, ये डीके पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या होगा, बीटा माइनस बीटा प्लस दोनों नहीं देगा, ये भी नहीं, बीटा इलेक्ट्रॉन कैप्चर दे सकता है लेकिन बीटा प्लस और इलेक्ट्रॉन कैप्चर नहीं दे सकता। तो ऑप्शन डी जो होगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर ओनली, वही क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर ओनली। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम 1 to प्रॉब्लम 25 का मैंने सोल्यूशन दे दिया है। तो आपको जो भी सोल्यूशन गलत लगता है आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जल्दी इसका पार्ट 2 मैं रिलीज कर दूंगा, क्योंकि 2015, 16 और 19 का ऑलरेडी सोल्यूशन अपलोडेड है और ये 2017 चल रही है जिसका पार्ट 1 अपलोडेड है और पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। इसके बाद आपका जो भी होगा 2018 का सोल्यूशन बचेगा जो मैं जल्दी दे दूंगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं एक टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेस्ट सीरीज चल रही है तो आप भी टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।